जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आपने पढ़ा चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये चारों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थे, जिसमें पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो होता है लेकिन फर्म कंटिन्यू रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें पार्टनरशिप के साथ साथ पार्टनरशिप फॉर्म मतलब बिजनेस भी क्लोज हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बहुत इजी चैप्टर है। इसमें 4 लेज़र बनाने के लिए आते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ये डिपेंड करता है कि आपकी पुरानी बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। अगर पुरानी बैलेंस शीट में केवल कैश दिया हुआ है तो कैश अकाउंट आप बनाएंगे, केवल बैंक दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। अगर दोनों इन्फॉर्मेशन है, कैश भी है और बैंक भी है, तो आप बैंक अकाउंट बनाएंगे और कैश का बैलेंस भी आप बैंक में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन, बैंक अकाउंट, इसको बनाने के लिए हम बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट से स्टार्टिंग करते हैं। बैलेंस शीट की सारी इंफॉर्मेशन मतलब एसेट्स एज वेल एज लाइबिलिटीज़ जितनी भी हैं, सब इन चारों में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र आप कर देंगे। पूरी प्रोसेसिंग करने का सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं, उन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू हम एसेट्स को सेल करते हैं और जो भी पेमेंट मिलता है, जो भी कैश रिसीव्ड होता है, उस अमाउंट से हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं। देयर आफ्टर जो भी इसका बैलेंस प्रॉफिट और लॉस आता है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस करते हैं। अगर किसी पार्टनर के पास ज़्यादा बचता है तो वो घर ले जाता है, कम होता है तो वो लेके आता है, और फिर इस अकाउंट का बैलेंस हम बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। बैंक में इन तीनों लेज़र के बैलेंसेस का ट्रांसफ़र होता है, जहाँ पे भी पैसा आया और जहाँ पे भी पैसा गया। देयर आफ्टर हम इसको टोटल करते हैं। बैंक अकाउंट का टोटल आपका हमेशा इक्वल आना चाहिए। इक्वल आ रहा है तभी हम कह सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही है। तो स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप पहले रियलाइजेशन बनाइए, फिर बैंक अकाउंट, लोन, पार्टनर्स लोन बनाइए, कैपिटल बनाइए और फिर बैंक अकाउंट बनाइए। लेकिन ये इस प्रोसेसिंग में अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन को 4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब आप ये क्वेश्चन लगा पाएंगे और ये टाइम टेकन है। तो हमेशा आप क्या करें कि इन चारों को एक साथ बनाने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग के 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होगी, लेकिन देयर आफ्टर आप एक साथ लगाने के में यूज़ थ्रू हो जाएंगे और ये आपके लिए आसान होगा। ये आपके लिए समय बचाएगा। 1-1 मिनट एग्ज़ाम में आपका कीमती होता है, इसलिए इसको ज़रूर यूज़ करें। तो स्टार्ट करते हैं। हम बैलेंस शीट की एसेट साइड से स्टार्टिंग करते हैं। तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में जितनी भी एसेट्स हैं सब यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगी, एक्सेप्ट कैश और बैंक जो कि यहाँ आ जाएगा, और दूसरा फिक्सिशियस एसेट्स जो कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ हो जाएगा। तो 2 हम लिखेंगे 2 सन्ड्री एसेट्स। गुडविल, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम अपीयर्ड गुडविल को राइट ऑफ नहीं करते, वो डायरेक्ट हम यहीं पे लिख देते हैं। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स। ध्यान रखिएगा बाकी सब तो आपको बुक वैल्यू पे लिखना है, लेकिन डेटर्स आपको ग्रॉस वैल्यू पे लिखना है। ग्रॉस वैल्यू पे, ग्रॉस वैल्यू का मतलब जैसे जब पुरानी बैलेंस शीट दी हुई है,
डेटर्स 20,000 माइनस प्रोविज़न 1,000 एंड इन आउटर कॉलम बैंक अमाउंट वाले कॉलम में 19,000। तो जो 20,000 है दैट इज़ ग्रॉस वैल्यू एंड जो 19,000 है दैट इज़ नेट वैल्यू। तो यहाँ पे आपको डेटर्स की नेट वैल्यू नहीं लिखनी है, ग्रॉस वैल्यू लिखनी है, और जो प्रोविज़न होगा 1,000 का उसको आप रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये आपका डेटर का इफेक्ट 20,000 और 1,000 नेट इफेक्ट 19,000 बराबर है, लेकिन प्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करेंगे। ये जितने भी अमाउंट है सबका अमाउंट आप अंदर लिखेंगे और फिर फाइनल वैल्यू आप बाहर लिख देंगे। ये सब बुक वैल्यू पे आप लिखेंगे एक्सेप्ट डेटर। अब जो ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं, ट्रांसफ़र होंगी ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड फिक्सिशियस एसेट्स। तो साहब कैश, बैंक और फिक्सिशियस एसेट्स को छोड़ के सारी इंफॉर्मेशन आपने ट्रांसफ़र कर दी। तो अब आते हैं कि जो फिक्सिशियस एसेट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, जैसे पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो इनका क्या करते हैं आप, पहले भी आप इनको राइट ऑफ कर देते थे, आज भी राइट ऑफ कर देंगे। तो 2 पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस, 2 एडवर्टीजमेंट अकाउंट। अब क्या बचा आपके पास, केवल बचा कैश और बैंक एसेट साइड में। तो वो बैंक अकाउंट आपने बनाया है, लिख दीजिए 2 बैलेंस बीडी। अगर कैश है केवल तो कैश अकाउंट होगा बैलेंस बीडी, बैंक है तो बैंक अकाउंट होगा बैलेंस बीडी, और अगर दोनों है तो बैंक अकाउंट, और यहीं पे आप लिख देंगे कैश का अमाउंट और बैंक का अमाउंट, और टोटल करके आप बाहर लिख देंगे। ये एसेट साइड की सारी इंफॉर्मेशन आपने ट्रांसफ़र कर दी। अब बैलेंस शीट में से हम लाइबिलिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। लाइबिलिटीज़ में कैपिटल मिलेगा हमको, तो ये हो गया बाई बैलेंस बीडी, जो भी कैपिटल है वो हमने ट्रांसफ़र कर दी। अब और क्या मिलेगा हमको, जनरल रिज़र्व, रिज़र्व फंड, पीएल अकाउंट लिख देते हैं, बाई जनरल रिज़र्व और रिज़र्व फंड बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट। और क्या मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मिल सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मिल सकता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए आप ध्यान रखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में केवल एक्सेस अमाउंट आप लिखेंगे। एक्सेस अमाउंट पहले भी आपको बताया जा चुका है, जो लाइबिलिटीज़ या लॉस को सेट ऑफ करने के बाद आपके पास बचता है फंड, दैट इज एक्सेस अमाउंट। तो बाई IFF बाई WCF एक्सेस अमाउंट। एक्सेस अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। एक्सेस अमाउंट एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे 20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और वर्कमैन कंपनसेशन पेबल है हमको 15,000, तो 5,000 जो है आपका, ये 5,000 एक्सेस है, आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आता है सवाल कि 15,000 का क्या करेंगे। तो ये 15,000 जो पेबल है उसको हम रियलाइजेशन में लिखेंगे एज अ लाइबिलिटी, ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटी बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड IFF। तो यहाँ पे क्या आया, पेबल अमाउंट और बुक वैल्यू। पेबल अमाउंट और बुक वैल्यू दोनों में से जो कम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे, विच एवर इज लेस। जैसे इन केस बुक वैल्यू 20,000 है और लाइबिलिटी पेबल है 25,000, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, WCF 20,000। जितना अमाउंट आपको पे करना है, लॉस आपके ऊपर आ रहा है या फंड आपके पास जितना है, दोनों में से जो कम होगा उसको आप यहाँ पे रखेंगे, ध्यान रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे जनरल एंट्रीज भी आती हैं और क्वेश्चन में ये पॉइंट आते हैं ज़्यादातर। अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेंगे, लोन हो सकते हैं, बाई लोन। जितने भी लोन हैं वो आप यहाँ लिखेंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर का लोन है तो वो आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप उसके लिए सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं। तो जो पार्टनर्स लोन है वो अपने अकाउंट में आ जाएगा। आप लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, लोन हो गया। अब हमारे पास क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एक्सेट्रा हो सकते हैं, वो सब आप यहाँ पे लिख दीजिए। बाई क्रेडिटर्स, बाई बिल्स पेबल। अब इस तरीके से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की सारी इंफॉर्मेशन आप देखें तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र आपने कर दिया। अब हम आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन को टच करेंगे। ध्यान रखिएगा, बैलेंस शीट की कोई भी इंफॉर्मेशन छूटनी नहीं चाहिए। अब प्रोसेसिंग करते समय आपको सबसे पहला काम करना है कि एसेट्स को सेल करना है। एसेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे। यही दो मेन काम आपके बचते हैं रियलाइजेशन में या डिसोल्यूशन चैप्टर में। तो जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है, जनरेट किससे हो रहा है, जनरेट हो रहा है रियलाइजेशन से। तो इसलिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जब भी एसेट्स से आपको पैसा रियलाइज होगा। और अब हम जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो हम रियलाइजेशन अकाउंट भी बना रहे हैं, बैंक अकाउंट में भी बना रहे हैं, तो दोनों में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, बाई बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। अब जो भी एसेट्स रियलाइज्ड हो रही हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उससे पैसा आपको मिल रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख देंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इन सब का अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखेंगे, फाइनल वैल्यू आप बाहर लिखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि बार बार आप बाई बैंक नहीं लिखेंगे, एक बार बैंक लिखिए और जितनी भी एसेट्स से जितना भी रियलाइज़ हो रहा है वो सब इनर कॉलम में लिख के टोटल बाहर कर दीजिए। अब रियलाइजेशन में बैंक हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट है, एंट्री में बैंक टू रियलाइजेशन है तो बैंक में हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स रियलाइज्ड, यहाँ पे आप टोटल वैल्यू लिख देंगे, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड आप लिखेंगे और टोटल अमाउंट जो भी है वो लिख देंगे। यहाँ पे आपको सेपरेटली एसेट्स का नाम दिखाने की ज़रूरत नहीं है। एसेट्स से रियलाइज करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। हो सकता है यहाँ पे जितनी एसेट्स आपने लिखी हुई हैं क्वेश्चन में उनके बारे में इंफॉर्मेशन ना हो। जिस एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी है आपको उस एसेट्स को आपको टच नहीं करना है। उस एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू हम नील मान लेंगे, नील मानेंगे। तो नील है तो आपको कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो आपको उसको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब जो एसेट्स है वो एसेट्स पार्टनर भी टेक ओवर कर सकता है। अगर एसेट्स पार्टनर टेक ओवर करता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन। अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है तो उसका बैलेंस कम होगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये एसेट्स कहाँ से आ रही है, रियलाइजेशन से, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स टेकन, जितने में भी एसेट्स पार्टनर टेक ओवर कर रहा है उतना आप यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई पार्टनर कैश दे के एसेट्स खरीद रहा है
कैश देके, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए कह देता है कि पार्टनर ने एसेट्स ली और कैश फर्म को दे दिया। तो जब कैश फर्म को देगा तब पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा, वो बाई बैंक में चला जाएगा। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल है, चाहे वो एसेट्स पार्टनर खरीदे या कोई थर्ड पार्टी खरीदे, नो मैटर, हमको पैसा मिल रहा है तो बाई बैंक हो जाएगा। ये एसेट्स का काम ख़त्म हो गया। अब हम आएंगे लाइबिलिटीज़ में। लाइबिलिटीज़, यहाँ पे जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं इन सब का पेमेंट आपको करना है, आइदर स्टेटेड इन अ क्वेश्चन और नॉट। इफ़ स्टेटेड इन अ क्वेश्चन it will be at per question. If it is not stated in a question, it must be at their book value. अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस लाइबिलिटी को इतने रुपए में सेट ऑफ करना है, ये अमाउंट बुक वैल्यू से कम भी हो सकता है और बुक वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, आप जितना कह रहा है उतने पे कर दीजिए। अगर कुछ नहीं कह रहा है किसी लाइबिलिटीज़ के बारे में तो उसकी बुक वैल्यू पे आप पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी सारी लाइबिलिटीज़ को आप वन बाय वन शो कर देंगे, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन। इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है जो अभी तक शो नहीं हो रही थी और अब हमको उसको पे करना है तो उसका भी पेमेंट आप यहाँ पे कर देंगे। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टोटल आप बाहर कर देंगे। एक पॉइंट और इसमें बढ़ा लीजिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट अगर फॉर्म कर रही है तो। अब एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में ये हो जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज पेड, जितने में भी लाइबिलिटीज पेड हुई वो वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जैसे एसेट्स पार्टनर ले सकते हैं वैसे ही लाइबिलिटीज़ को भी पे ऑफ करने के लिए पार्टनर तैयार हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन में हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें रियलाइजेशन एक्सपेंस हो सकता है, पार्टनर का कमीशन हो सकता है और लाइबिलिटी टेकन हो सकती है। टोटल करके हम अमाउंट बाहर कर देंगे। इतना करने के बाद इस इंफॉर्मेशन को रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, इसको हम कैपिटल में भी ट्रांसफ़र कर देंगे। क्रेडिट साइड बाई रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज टेकन। अब हम आ जाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट में। अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट है तो लोन अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी, अब हम इसका पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन में बैंक है तो लोन में हो जाएगा, बैंक में हो जाएगा बाई पार्टनर्स लोन अकाउंट, जितना भी पेमेंट किया जा रहा है, जितनी भी एग्रीड वैल्यू है। अब अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि पार्टनर का लोन पार्टनर सेट ऑफ करने के लिए तैयार है तो बैंक नहीं आएगा, बैंक की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। लोन टेकन, लोन टेकन, जितने में भी लोन पार्टनर एग्री कर रहा है। अब एंट्री क्या हुई, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी, विच साइड, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे हम, बाई पार्टनर्स लोन, लोन टेकन।
ध्यान रखिएगा कि लोन, एक पार्टनर्स लोन अकाउंट केवल पार्टनर के लोन के लिए बनेगा, बाकी कोई भी लोन है तो वो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब लोन अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। सबसे पहला अकाउंट जो क्लोज होगा वो पार्टनर्स लोन होगा, बनेगा दूसरे नंबर पे, क्लोज होगा पहले नंबर पे, ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्लोज करते समय बहुत सिंपल है, आप बैलेंस करिए, जिस भी तरफ बैलेंस आ रहा है उस तरफ रियलाइजेशन अकाउंट लिख दीजिए। तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट साइड बैलेंस किस कंडीशन में आएगा, देखिए मान लीजिए बैलेंस शीट 20,000 है, 20,000 है और सेटलमेंट हुआ 21,000 में। तो अगर हम देखें तो इधर 21,000 है और इधर 20,000 है, मतलब 20,000 का पार्टनर लोन 21,000 में सेटल हो रहा है। 1,000 हम ज़्यादा दे रहे हैं तो ये 1,000 हमारे लिए लॉस है, लॉस, और ये लॉस हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। लिखेंगे टू पार्टनर्स लोन ब्रैकेट में लॉस 1,000। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि ये जो 20,000 का लोन है वो 18,000 में सेटल हो रहा हो। तो अब यहाँ पे 20,000 का लोन 18,000 में सेटल हो रहा है, तो इसका मतलब 2,000 का हमको प्रॉफिट है। 20,000 की जगह हमको 18,000 पे करना है, 22,000 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट भी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000, और ये रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएगा बाई पार्टनर्स लोन प्रॉफिट 2,000। ये आपका पहला अकाउंट क्लोज हो गया, इसका बैलेंस रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र हो गया। अब हम आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और उसको क्लोज करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट जैसे बाकी अकाउंट आप रिवैल्यूएशन क्लोज करते थे तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता था उसको आप ट्रांसफ़र कर देते थे कैपिटल अकाउंट में, वही आपको यहाँ पे भी करना है। रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे, जो भी बैलेंस आएगा प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में उसको हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट है और अगर डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस है। बाई लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी बैलेंसिंग फिगर, और अगर लॉस है तो हम प्रॉफिट है मतलब क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम तो उसको प्रॉफिट कहेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी बैलेंस। ये आपके दो अकाउंट कंप्लीट हो गए, रियलाइजेशन और कैपिटल। अब रियलाइजेशन और पार्टनर्स लोन। अब रियलाइजेशन में जो भी कैपिटल आया उसकी पोस्टिंग भी होनी है। तो लॉस है क्रेडिट में तो एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो उसकी पोस्टिंग कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। और अगर क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो इधर आपने पार्टनर्स कैपिटल लिखा है तो एंट्री क्या हो गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो कैपिटल में हो जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपका ट्रांसफ़र हो गया। अब इतना करने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस करिए, जिस तरफ बैलेंस आएगा उस तरफ बैंक आपको लिख देना है। तो अगर डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है तो क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा बाई बैंक। इस बैंक का मतलब है कैपिटल ब्रॉट बाई पार्टनर। एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो इसको बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे टू
partners capital account capital brought by partner, capital brought by partner। अब अगर क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो टू बैंक अकाउंट, इसका मतलब है कैपिटल विथड्रॉन, बैलेंसिंग फिगर होगा और इसकी एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब वो अपने घर ले जा रहा है बचा हुआ पैसा, तो बैंक में ये क्रेडिट साइड आ जाएगा। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल विथड्रॉन, कैपिटल अकाउंट क्लोज, बैंक अकाउंट क्लोज। अब जब हम इसका टोटल करेंगे तो बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल आएगा, तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। ये आपका था डिसोल्यूशन में 4 मेन लेज़र। इन लेज़र्स को बनाते समय कुछ पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट IFF और WCF का, जो आपको बता चुके हैं। WCF IFF का एक्सेस अमाउंट कैपिटल अकाउंट में, पेबल अमाउंट रियलाइजेशन अकाउंट में। उसमें भी IFF का आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको पेमेंट केवल WCF को करना है अगर WCF है तो। यहाँ पे ट्रांसफ़र करते समय आप ध्यान में रखेंगे कि पेबल अमाउंट और बुक वैल्यू दोनों में से जो कम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ग्रॉस फंड है आपका 10,000 और पेबल है 8,000, तो 8,000 यहाँ पे, 2,000 यहाँ पे। फंड है आपका 10,000 और पेबल है आपका 15,000, तो 10,000 यहाँ पे बुक वैल्यू और 15,000 जो है उसका पेमेंट आप यहाँ पे करेंगे। पिछली वाली कंडीशन में 8,000 का पेमेंट आप यहाँ पे करेंगे। सेकंड पॉइंट, जिस एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उससे कुछ पैसा मिल रहा है तो उसको हम मानेंगे नो रियलाइज्ड वैल्यू, उसको आपको कहीं दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। थर्ड पॉइंट, जिस लाइबिलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसको कितना देना है उसको हम बुक वैल्यू पे पेमेंट करेंगे। कोई भी लाइबिलिटीज़ छूटनी नहीं है, ईच एंड एवरी लाइबिलिटी मस्ट बी पेबल, सबका आपको पेमेंट करना है। चौथा पॉइंट, अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को लेके सेटल हो रही है, कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को टेक ओवर करके सेटल्ड हो रही है, तो इसके लिए आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ना क्रेडिट में ना डेबिट में, नो एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है। अगला पॉइंट, अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को ले रही है पार्शियली और लाइबिलिटी का अमाउंट ज़्यादा है, एसेट्स का अमाउंट कम है, तो जो एक्सेस अमाउंट बचता है वो आप पे करेंगे टू बैंक में। उसी तरीके से अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को ले रही है और उस एसेट्स की रिकवरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, कुछ एडजस्ट करने के बाद बच रहा है और वो लाइबिलिटी उसको हमको वापस कर रही है, ध्यान रखिएगा, वापस कर रही है, तो हम उसको इसमें रखेंगे बाई बैंक में। वहाँ पे पैसा हमको मिल रहा है तो बाई बैंक। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट है, तो चलिए देखते हैं कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में हमको क्या करना है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस और रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसको हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं और इन 4 पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में से समझते हैं तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की जितनी भी कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई हैं आप उनको आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, borne and paid by firm only realization expenses given
इन क्वेश्चन। जैसे आप क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, केवल इतनी इंफॉर्मेशन रहती है तो हम उसको मानते हैं कि द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न एंड पेड बाय फर्म ओनली। फर्म को ही बियर करना है और फर्म में उसका पेमेंट कर रहा है, तो इसकी एंट्री हम पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड कंडीशन, borne by firm paid by partner। borne firm कर रही है, paid partner कर रहा है। क्वेश्चन में दिया रहता है paid by realization expenses 20,000 paid by partner, तो इसका मतलब यह है कि borne by firm paid by partner, तो एंट्री हम पास करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड कंडीशन, borne एंड पेड बाय पार्टनर। borne एंड पेड बाय पार्टनर, borne भी पार्टनर को करना है और पेड भी पार्टनर ही कर रहा है, तो उसमें आपको कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, नो एंट्री। एंड लास्ट कंडीशन, borne by partner paid by firm, तब आप एंट्री कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। borne by पार्टनर पेड बाय फर्म, तो एक तरीके से फर्म ने पार्टनर को पेमेंट किया, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये चार कंडीशन हैं, इन चार में आपको ध्यान देना है, जो फोकस करना है कि कौन बॉर्न कर रहा है, कौन पे कर रहा है। इन दो चीज़ों को आप क्वेश्चन में सबसे पहले खोजिए और उसके हिसाब से एंट्री कर दीजिए। क्वेश्चन में इनका कॉम्बिनेशन भी आपको मिल सकता है कि पार्शली पेड बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, पार्शली बॉर्न बाय पार्टनर बॉर्न बाय फर्म। तो जो कंडीशन कह रहा है जितने अमाउंट के लिए, उसके लिए आप उसकी एंट्री कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन, मिस्टर एक्स has to bear realization expenses rupees 10,000 paid by Mr. Y। अब यहाँ पे देखिए, एक पार्टनर को बियर करना है, दूसरा पार्टनर उसका पेमेंट कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो पार्टनर पे कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा और जिसको पे करना था वो डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे पे किसको करना है, एक्स को, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पे कौन कर रहा है, वाई कर रहा है, तो टू वाइज कैपिटल अकाउंट 10,000। क्लियर। अब एक और कंडीशन देखते हैं, Mr. X is appointed to pay off liabilities and realized assets and entitled to get commission at the rate of 10% on assets realized, and he has to bear realization expenses।
कह रहा है कि एक मिस्टर एक्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है, कमीशन बेसिस पे कि वो एसेट्स को रियलाइज़ करेंगे, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करेंगे और उसके साथ साथ मिस्टर एक्स को ही रियलाइजेशन एक्सपेंस बियर करना है। एसेट्स रियलाइज्ड ₹4 लाख एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹50,000। ये इंफॉर्मेशन है जो क्वेश्चन में दी रहेगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है, एक रियलाइजेशन एक्सपेंस की और एक कमीशन की। कंफ्यूज आपको होने की ज़रूरत नहीं है, आप कमीशन की एंट्री अलग करेंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री अलग करेंगे। देख लेते हैं। फॉर कमीशन, तो कमीशन के लिए जनरल एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हम कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में क्या रहा है, कमीशन 10% ऑन एसेट्स रियलाइज, तो एसेट्स रियलाइज देख लें कितना है, 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000, तो 40,000 हो गया मिस्टर एक्स का कमीशन। अब सेकेंड एंट्री होगी फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस का नाम जैसे ही आएगा हमको दो चीज़ें देखनी है, कौन कौन सी, कि बॉन्ड कौन कर रहा है और पे कौन कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंड पेड, ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हर रियलाइजेशन एक्सपेंस की कंडीशन में। तो सबसे पहले देखिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंस बॉन्ड कौन कर रहा है, मिस्टर एक्स बॉन्ड कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस, पार्टनर बॉन्ड कर रहा है। अब हम देखेंगे पे कौन कर रहा है। पेमेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम मानेंगे कि जो बॉन्ड कर रहा है वही पे भी कर रहा है। तो बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर के लिए आपको क्या करना है, नो एंट्री करनी है, तो यहाँ पे कोई एंट्री आप नहीं करेंगे, दैट्स इट। अगर यही क्वेश्चन में होता कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 50,000 पेड बाय फर्म, तब क्लास क्या हो जाता, बॉन्ड बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। तो अब एंट्री हो जाती पार्टनर्स कैपिटल मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इजी है, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। तो ये था आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारे ईमेल पे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।